सतीश पूनिया ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में संस्कृति पर हमला। मुझे लगता है कि इसमें सरकार की तरफ से इंटरवेंशन की भी जरूरत है। भविष्य में इस तरीके से नहीं हो, क्योंकि ये साफ दिखाई देता है कि लोगों को जाति में, पंथ में, मजहब में बांट के और विद्वेष फैलाने की ओछी हरकत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियंत्रण के लिए अभी कोई ठोस कानून नहीं। ओटीटी के कंटेंट की समीक्षा के लिए सेंसर बोर्ड गठित करने की मांग। ओटीटी पर तांडव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। ओटीटी पर प्रसारित तांडव वेब सीरीज को लेकर मचे हंगामे के बाद अमेजॉन वेब सीरीज ने माफी तो मांग ली है। आपत्तिजनक कंटेंट हटा लिए जाने के बाद हो सकता है इस विवाद को विराम मिल जाए, लेकिन ओटीटी पर प्रसारित कंटेंट नित नए विवादों को न्योता देता रहा है, जिसकी सीधी वजह समझ में आती है कि ओटीटी कंटेंट को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइंस अभी तक प्रभावी नहीं है। पिछले साल नवंबर में सूचना प्रसारण मंत्रालय में इस मामले की पहल की गई थी, लेकिन उसका असर अभी तक वेब सीरीज के मसाले तक शायद पहुंचना बाकी है। ऐसे में वेब सीरीजों में प्रयोग करने वालों के नित नए प्रयोग और उनके साथ नित नए विवाद सामने आते रहे हैं। सवाल ये उठते हैं जिनके ऊपर आज बहस होगी कि ओटीटी की आजादी अश्लीलता है या सच्चाई दिखाने का साहस है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के उपयोग दुरुपयोग की लड़ाई आखिर कब तक चलती रहेगी? और साथ ही निरंकुश सोशल मीडिया की जवाबदेही आखिर कब तय होगी? सुनील तिवारी हमारे साथ विप्र सेना के प्रमुख हैं, डॉक्टर घनश्याम बेनीवाल हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं और क्रिएटिव फील्ड में सक्रिय हैं अभी। सूरज सोनी जी हैं, समाजसेवी हैं, और एडवोकेट ए.के. जैन साहब हैं, विधि विशेषज्ञ। बहुत स्वागत करता हूं सभी का। सुनील तिवारी जी, आपने देखी तांडव, आपका विरोध है इसको लेकर? बिल्कुल देखी। मैंने आज सुबह एक ऐलान भी किया है कि अली अब्बास जफर का जो मुंह काला करेगा विप्र सैनिक, उसको विप्र सेना 1 लाख का इनाम देगी। ये ओटीटी पे जो अभी आपने जो क्वेश्चन किया, मेरा ये मानना है कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे एक प्रकार का हमला है और ये सुयोजित चाल है विदेशी कंपनियों की। इस तांडव में जेएनयू के सीन दिखाए गए, जो जेएनयू में कभी भी ब्राह्मणवाद को लेकर कोई नारा नहीं लगा और यहां इन्होंने उसको एक फिल्म के रूप में दिखाया। तो मेरा तो प्रश्न सीधा सीधा मेरे समाज के लिए है, उस अली अब्बास जफार से और अमेजॉन के जो भी इसको संभालने वाले हैं, कि हर बात में ब्राह्मण बीच में कहां से आ जाता है? ब्राह्मणों ने आपका क्या बिगाड़ा? चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई तांडव जैसी वेब सीरीज हो, 2 कौड़ी के घटिया आदमी के द्वारा ऐसा शब्द काम में लिया गया। आप शिव जी का दृश्य भी जो फिल्मा रहे हैं, एक अयूब से फिल्मा रहे हैं। अगर हमारी जाति की जगह कोई और जाति के लिए आप बोला होता तो आज पूरे देश में आग लग चुकी होती। आग हमारे मन में भी है। इस ओटीटी पे भी हम कार्रवाई करेंगे, हम अमेजोन पे भी कार्रवाई करेंगे, और इस अली अब्बास जफर के लिए मैंने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। तो जल्दी मुझे उम्मीद है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हमारा विप्र सैनिक इसका मुंह काला कर देगा। सुनील तिवारी जी, पहली बात तो इस बहस को इतना संकुचित मत करिए कि ये किसी जाति विशेष को लेकर बात हो, कि ये ब्राह्मणों का के स्वाभिमान की आप बात करने आए हैं। संस्कृति के ऊपर हमला कहा जा रहा है पूरे देश में से, उसी के तौर पर, उसी मोर्चे पर इसको लेकर लड़ाई भी लड़ी जा रही है और अमेजोन ने माफी मांग ली है। ये शायद आपको जानकारी होगी। मैं वापस आऊंगा आपके पास। घनश्याम बेनीवाल, इस बात में क्या ऐतराज किसी को होना चाहिए कि जब आप कोई चीज जिसको आप करें कि हम अपना क्रिएशन लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो आप ऐसी कोई चीज कैसे लेकर जा सकते हैं जिससे किसी भी वर्ग की भावनाएं आहत होती हों, जिससे जब आप मनोरंजन के उद्देश्य से कोई चीज लेकर जा रहे हैं, तो आप मन को क्षुब्ध करने वाली चीज कैसे लेकर जा सकते हैं लोगों के बीच? निश्चित रूप से मैं जेपी जी कहना चाहूँगा कि अगर किसी धर्म या किसी जात या किसी व्यक्तिगत संगठन को अगर कोई आहत करता है तो वो स्वीकार नहीं माना जा सकता। पर यह है कि जो आजकल वेब सीरीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो चीजें दिखाई जा रही है वो केवल हम
तुलनात्मक रूप से ही नहीं देख सकते, उनमें बहुत से अच्छे अच्छे पहलू भी मिलते हैं। तो मेरा मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है या वेब सीरीज है, दूसरे मीडियम बहुत से व्यक्ति की आजादी के लिए या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये चीजें आती है, तो इनको नहीं रोका जाए। अगर कहीं किसी कंटेंट को लेके, किसी शब्दों को लेके अगर आपत्ति होती है तो निश्चित रूप से कोर्ट है, हमारे सामने संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी कहीं गलत हो रहा है तो उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई, उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पर केवल ये कहा जाए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म या वेब सीरीज को बंद करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। नहीं, कैसे ठीक नहीं होगा? आपने पहला तो ये कहा कि कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं, मुझे एक आध अच्छी चीजें गिनाइए पहले तो। मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता, पर मुझे मालूम, मैंने एक पंचायत वेब सीरीज देखी थी। हाँ। मुझे उसमें कोई ऐसा बुराई नजर नहीं आई। हाँ। जो दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ली जाती है, फिल्में बनती है, वेब सीरीज बनती है, कहाँ से आ रही है चीजें? कहीं ना कहीं हमारे समाज में कोई बुराइयां हैं तो उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कुछ लोग उसको नेगेटिव ले, कुछ लोग पॉजिटिव ले। तो कहीं जो डायरेक्टर है, निर्माता, निर्देशक है, उनका हो सकता है कहीं कई बार ऐसा देखने में आया कि वो अपनी चीज को ग्लैमराइज रूप से दिखाने के लिए या कभी अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ ऐसे कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके दिखाते हैं। ये निश्चित रूप से मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी सहयोग करते हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है ना कि फिल्में समाज का आईना है जी, ये पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, वो लड़ाई है जी। हम ये तय नहीं कर सकते कभी भी कि फिल्में समाज में जो होता है वो दिखाती हैं या फिल्मों में जो देख लेते हैं उसको लोग मानते हैं कि ये तो होता ही है और वो चीज़ होती भी दिखाई देने लगती है एक आध दिन बाद से। लेकिन इस तर्क से क्या आपकी जो ऐतराज़ है आपका सुनील तिवारी जी, वो किस हद तक संतुष्ट होता है कि ये सब समाज में हो रहा है, जो हो रहा है वो दिखाया जाता है? ऐसा है, ये कौन सी आजादी है? 15 तारीख की वेब सीरीज चल रही है, आज 19 तारीख हो गई। जब तक आपके मैं स्टूडियो में घुसा हूं जब तक तो वेब सीरीज चालू है। जावड़ेकर जी, मंत्रालय, इतने सब चीजें बनी हुई है, क्यों नहीं रोक रहे इसको? इसलिए नहीं रोक पा रहे, इस पे कोई इनका नियंत्रण ही नहीं है। और इस नियंत्रण नहीं होने की वजह से वेब सीरीज पे आपको सिवाय गलत चीजों के परोसने के कोई चीज नहीं दिखाई जाती। अब इन थिएटरों के, ये मीडिया हाउसेस की क्या वैल्यू रह जाएगी अगर इस तरीके से ये गंदे चीजें परोसेंगे बच्चों के सामने? नहीं, ये दूसरा पहलू है। थिएटर की क्या वैल्यू रह जाएगी, ये यहाँ बहस का विषय नहीं है, और ये इस पूरे मामले में कोई इसका विवाद का विषय भी नहीं है। वो व्यवसाय है, एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को रिप्लेस करता है। ये व्यवसाय किस तरीके का व्यवसाय है? अपने आप को अपडेट करता है हर व्यवसाय। नहीं, व्यवसाय चिंता यहाँ इस बात की जरूर हो सकती है, सुनील तिवारी, कि थिएटर में जाने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है कि आज शाम को 6 से 9 या 9 से 12 में फिल्म देखने जाऊंगा। टीवी देखने के लिए भी आपको टीवी के सामने बैठना पड़ता है। आप कार में चलते हुए टीवी नहीं देख सकते। आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, ये हर जगह उपलब्ध हैं। और जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं तब से हर बच्चे के हाथ में उपलब्ध हैं। आप हर चीज़ को पासवर्ड डाल करके नहीं रोक सकते। अभी जो घनश्याम बेनीवाल कह रहे थे कि कानून है, ये है, लेकिन साहब हजारों चीज़ें, इंफॉर्मेशन का फ्लो, एंटरटेनमेंट का फ्लो इतना ज़बरदस्त है टीवी पर, वेब सीरीजों में, मोबाइल पर। कहां तक आप रोकेंगे? किस किस चीज को लेकर जाएंगे आप? तो कानून में, थाने में कहां लेकर जाएंगे? 9 आदमियों का कुल मिलाकर साइबर थाना है जयपुर में। कितने केसेस डील करेगा साहब घनश्याम जी? नहीं, मैं मानता हूं कि आजकल साइबर क्राइम भी बहुत हो रहे हैं और मैं इसी को भी एक साइबर क्राइम की श्रेणी में मानता हूं। ये तो देखो सरकारी मसले की बात होगी जिसमें ज्यादा मैं बयानबाजी नहीं दे सकता। भी इन पे नियंत्रण कैसे हो, क्या हो, ये सरकारों का काम है, उनको डिसीजन करना चाहिए। अभी ये चीजें आ रही है कि वेब सीरीज की बात करें, हमारे भारत में हजारों पोर्न साइटें चल रही है, इन पे सरकारों का ध्यान नहीं जाता क्या? नहीं, क्या वहां संस्कृति नहीं मैं आपको एक मिनट करेक्ट करूं। यहाँ भारत में हजारों पोर्न साइट्स चलती थी, लेकिन जब से उनको बैन किया गया है उसके बाद में भारत में नहीं चलती। पोर्न साइट्स बैन कर दी गई हैं और सुषमा स्वराज के समय पर ये बैन कर दी गई थी। सर मैं मानता हूं, पर अभी भी पोर्न साइटें चलती है, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो मेरा मानना ये है, देखो तिवारी जी की बात से मैं एक हद तक सहमत हूं कि किसी व्यक्तिगत संगठन पर या किसी व्यक्तिगत धर्म पर अगर आरोप लगाया जाए या किसी रूप बुरे तरीके से दिखाया जाए तो गलत है, ठीक है। पर मैं ये चाहता हूं कि ये स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए ना, कि कोई आदमी कोई अच्छा कंटेंट अगर किसी वेब सीरीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। मेरा आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओटीटी नाम से ही परहेज नहीं कर लेना चाहिए जी। उसका जो कंटेंट है उसको लेकर के हमको फिल्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर कोई चीज हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचा रही है तो उसको रोका जाना चाहिए, अगर नहीं तो वो एक मनोरंजन का बेहतर माध्यम है। यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सुनील जी? बहुत संक्षेप में मैं बोलिए। ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ब्राह्मण के लिए, दलित के लिए, आपके शिव जी के लिए अगर इतना गंदा कंटेंट परोसा गया तो वो किसकी उम्मीद कर रहे हो आप? क्या बाकी रह गया? ठीक है। सूरज सोनी जी, सूरज सोनी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्कार। एक बात आप समझते हैं तो समझा दीजिए सूरज सोनी।
ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ये कौन से कानून के तहत है, वो बेहतर तो अभी जैन साहब बताएंगे, लेकिन एक आम आदमी की समझ इसको लेकर क्या है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इसका दायरा कितना है, क्या तो कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता है। कहीं कोई पढ़ा लिखा सुना देखा है आपने? सूरज सोनी जी। देखिए, बड़े लंबे समय से देश में चर्चा चल रही है और एक सब काम में लिया जा रहा है अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन सही मायने में तो ये है, मैं तो और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी आखिर है क्या, ये शब्द का इजाद कहां से हुआ है। क्योंकि हम आमतौर पे जब घर पे पैदा होते हैं, माँ बाप ने हमको अच्छा बुरा बुरा पढ़ा दिया है और उसके बाद में स्कूल में और कानून की किताबें पढ़ने के बाद में कानून भी हमारे समझ में आया है। लेकिन ये जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस तरीके से आज सब कुछ परोसा जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप ये जो वेब सीरीज नया चल गया पेंडा, तो इसमें तो केवल लोगों की आस्था पे प्रहार है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इसके सिवा मैं कुछ भी समझ नहीं पाया हूं। और ये किस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी साहब? जेपी जी, आप ये देखिए कि आज मैं खुलेआम सरकार को गालियां दे रहा हूं तो अभिव्यक्ति की आजादी है, और मैं मेरे पड़ोसी को दे रहा हूं तो मैं शाम से पहले थाने में पहुंच जाऊंगा, जेल में बंद हो जाऊंगा। तो अभी तक इसके अंदर अभी बड़े सोच समझ करके हमको और इस पे प्रयोग करने की आवश्यकता है, और उससे कहीं अधिक लोगों के बीच में जनमानस के अंदर जो उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप ये देखिए किसको क्या अधिकार है कि आज देश के बड़े भूभाग में रहने वाले एक बड़ा जो वर्ग है उसकी भावनाओं से आप खिलवाड़ करते हैं। आप देवी देवताओं के जो है चित्र बना करके विचित्र कर देते हैं, और अपराधी तत्व है जिनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है और न किसी सेंसर की सीमा वो पार करते हैं, उनके लिए कोई अवरोध भी नहीं है, और वो खुलेआम आकर के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, जाति व्यवस्था से बढ़ाते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो कास्ट स्ट्रक्चर है, उसको दरार डालने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इस सब में ढाल है अभिव्यक्ति की आजादी। जैन साहब आपको मेरी आवाज आ रही होगी, जैन साहब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। ये जो प्रोविजन है हमको जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है संविधान का, ये किस तरह की आजादी देता है? क्या ये सेलेक्टिव है? क्या इसका कोई दायरा है? क्या ये अंतहीन है? क्या इसमें कुछ जो दायरे तय किए गए थे वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको फिर से तय किए जाने की जरूरत है? एक है जैन साहब। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से मिलती है, परंतु ये असीमित नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में भी ये कहा है कि विदेशों से राज्य से संबंध के बारे में लेकर लॉ एंड पब्लिक एंड मॉरलिटी के विषय में और डिफेमेशन के मामले में ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लागू है, अर्थात ये असीमित नहीं है। प्रश्न इस बात का है, आपने दो बातें कही थी, पहली चीज कही थी तो जवाबदेही, और दूसरी बात आपने कही थी कि प्री सेंसरशिप। ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमारी तरह ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तरह आज़ादी है, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वहाँ पर आप कुछ भी कह सकते हैं, परंतु वहाँ पर दूसरा पक्ष है कि वहाँ कानून इतना सक्षम है कि यदि आप किसी के लिए मानहानिकारक बातें करेंगे, किसी की धार्मिक भावनाओं को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बियॉन्ड जाके भड़काएंगे या गलत प्रचार करेंगे, तो उस स्थिति में डैमेजेस को लेकर या क्रिमिनल लॉ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि आपको अपने आप एक सेल्फ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना पड़ता है, अर्थात आपको तैयार रहना पड़ता है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेज इसके भुगतने होंगे। प्री सेंसरशिप एक तरीके से सरकार को इस तरह की छूट दे देना है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे ही कर्टेल करें। इसलिए जहां तक ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स हो, किसी भी मामले में प्री सेंसरशिप तो एडवाइजेबल नहीं है, पर साथ में किसी को ये भी छूट नहीं है कि वो दूसरे का अपमान करे, ये दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, या कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाली बात करे, या विदेशों से संबंध बिगाड़ने वाली बात करे। पर उसका तरीका ये नहीं है कि आप बिग बॉस को या सुपर पावर को ये आदेश दे दो कि आप जो भी बोल रहे हैं, आप जो भी दिखा रहे हैं, वो फिल्टर होके जाए। हम कानून को इतना सक्षम, जैसे हम जब बार बार डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करते हैं, तो कानून को इतना सक्षम बनाए कि जो गलत करे उसको इतना डिटेरेंट दंड मिले। क्या पता कि वो गलत कहने वाले, आप क्योंकि गलत कहने के बाद दूसरे दिन माफी मांग लो, बात खत्म हो जाती है ना। आप देश के सीक्रेट चैनल्स पे बता दो, उसके बाद माफी मांग के चुप हो जाते हो। आप गलत बात कह दो, किसी भावनाओं को भड़का दो, कोई आपकी जवाबदेही नहीं है, कोई डिफेमेशन। तो इसलिए कानून इस मामले में है, रेस्ट्रिक्शन है, पर रेस्ट्रिक्शन का रिजल्ट
आदमी जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर इतना भारी नहीं है कि वो उसको डिटरेंट कर सके, और उसकी आड़ में बार बार आप प्री सेंसरशिप लगाते हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या तांडव में जो कुछ भी कहा वो जस्टिफाइड है या नहीं है, वो लीगल प्रोसेस में एक सीरीज के अंदर आया है। और ऐसा लगता है कि कई बार जानबूझ के, मैंने वो सीरियल देखा है और उस सीरीज को उसको उस पार्ट को देखते ही मुझे लगा था कि ये इररिलेवेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, पर ऐसा लगता है कि इसलिए डाला गया हो कि एक विवाद खड़ा हो और उसकी पब्लिसिटी मिल जाए। कई बार ये भी किया जा सकता है क्योंकि अली जब्बास या अमेज़न जो भी वो माफी मांगेंगे और छूट जाएंगे, उन पर कोई 100 करोड़ का या 500 करोड़ का जुर्माना नहीं लगेगा हमारे कानून में, ताकि भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करे। तो हमें जरूरत है कि प्री सेंसरशिप की जरूरत नहीं है, जवाबदेही की जरूरत है, और जवाबदेही इतनी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो कुछ भी कहने से पहले आप सोचिए कि आप कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, उल्लंघन करके माफी मांग के बच जाओ। ये इसकी वजह से ये समस्या है, पर इसकी आड़ में अगर आप आजादी की बोलने की स्वतंत्रता को रोक देते हैं, प्री सेंसरशिप लगा देते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आपातकाल जैसी स्थिति हमारे यहाँ भी हो जाएगी, जो उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। तिवाड़ी जी, जब भी इस तरह का विरोध सामने आता है तो एक दूसरी थ्योरी आती है कि सब ये सेलेक्टिव विरोध होते हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछता हूं सुनील जी। रासलीला को लेकर हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, हमारे धार्मिक किताबों में जो कहा गया है, उसमें कहीं कोई नेगेटिव फ्लेवर नहीं आता, लेकिन आज रासलीला शब्द किस तरह से किस टर्म में प्रयोग किया जाता है आपको पता है? गोरखनाथ से बड़ा कोई साधु अब ताज़ा दौर में नहीं हुआ ना, लेकिन गोरख धंधा कहा जाता है। इस पर कितनी आपत्ति की हम लोगों ने। तमाम फिल्में जो 70 साल से बन रही हैं, उन सब फिल्मों में आपने ब्राह्मणों से बात शुरू की थी। ये दिखाया गया है कि ब्राह्मण किस तरह का लालची होता है। वो एक मुहूर्त निकालेगा और आंखें तरेरेगा दूसरा आदमी, और 50 रुपये ज़्यादा देगा तो वो बदल देगा उसको, उस लालच में आकर। इस तरह की छवि गढ़ी गई है, कभी विरोध नहीं हुआ। तो ये सुनिए, मेरी बात सुनिए, कभी नहीं हुआ, मुझे तो ठीक से याद है। लेकिन ताज़ा दौर में क्या है कि या तो उसको समझ लीजिए कि सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर आदमी तक पहुंचा दी हैं, हर आदमी के विचार दूसरे आदमी तक पहुंचा दिए हैं, ऐसा हुआ है। या फिर जो कहा जा रहा है, मैंने कहा आपको कि दूसरा तबका ये हमेशा तर्क देता है कि सेलेक्टिव विरोध होता है। अगर उसमें दूसरे संप्रदाय का कोई आदमी लिप्त है तो फिर वो विरोध ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा मुखर हो जाता है। क्या ऐसा नहीं है तिवाड़ी जी? बिल्कुल है। पहले तो मैं आपके जो ब्राह्मण पे जो क्वेश्चन आपने किया उसका जवाब मैं देना चाहूंगा आपको। बहुत संक्षेप में बोलिए। मेरी विप्र सेना ने और हमारे सभी ब्राह्मण समाज संगठनों ने इस पे विरोध हमेशा जताया है। अब बात रही, अभी आपने जो क्वेश्चन किया, ये घुमा फिरा के आज 20 करोड़ ब्राह्मण या 30-40 करोड़ 20 करोड़ हमारे दलित, ये 40-50-100 करोड़ से तो देश बनता है, इसी से तो राष्ट्रवाद खड़ा होता है। अगर आप इन्हीं को नकार रहे हो कि भाई इनके अगर ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठा रहा है, तो फिर ये सरकार जो 15 तारीख से 19 तारीख तक उस वेब सीरीज को देख रही है, चलिए ये आपका इस पे क्यों नहीं सेंसरशिप लगाती? ठीक है, ठीक है, ये आपका तर्क हो सकता है, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए मेरे को। अभिव्यक्ति की आजादी में अगर तांडव फिल्म पर ऐतराज खड़ा होता है तो ये कहने वाले सुनील तिवाड़ी क्या अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग कर रहे हैं, जो कहते हैं कि 24 घंटे में उस आदमी का मुंह काला कर देंगे, 1 लाख रुपए दे देंगे उस आदमी को? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या गैर कानूनी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब सरकारें मर गई कुछ भी हो गया, लेकिन आप ये गैर कानूनी नहीं है ना, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी का सदुपयोग कर रहे हैं ना आप इस स्तर के साथ जा रहे हैं। जब आपकी सरकार आपका साथ नहीं दे रही है, ठीक है, ठीक है, और रेगुलर आपके साथ ये हमले हो रहे हैं, तो बिल्कुल विप्र सेना इस चीज के लिए विरोध करती है। ठीक है। सूरज सोनी जी, आम आदमी हमेशा से जब इस तरह का विवाद होता है तो किसी एक ख्याल को हेल्दी ओपिनियन मानकर उसकी तरफ जाने से पहले इतने कंफ्यूजन में घिर जाता है। सुनील तिवाड़ी बात कर रहे हैं संस्कृति की, उसमें से भी फिल्टर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वो विप्र सेना की या विप्र समाज की। एक तबका कहता है कि सिर्फ साहब हम एक रेस्टोरेंट में जाकर उसका नाम आपने अमुक नाम रख दिया तो हम इसके ऊपर इतना खर्च कर देंगे, लेकिन ये नाम हटाइए। वही समाज निकलता है निर्माता और निर्देशक किसी फिल्म का जिस पर दूसरे वर्ग को ऐतराज है। तो एक हेल्दी ओपिनियन तक, एक स्वस्थ सोच तक आम आदमी का पहुंचना मुश्किल नहीं हो जाता क्या इन बहुत सारे विचारधाराओं के चलते? निश्चित तौर पे मैं यही बोलना चाह रहा था कि ये जो विरोध है ये केवल एक धर्म की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का नहीं है। बात इसका फर्क ये पड़ता है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जिसको लेकर के हमारे पूर्वजों ने वर्षों से तपस्या की है, और उसका परिणाम है कि आज हम जो है गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, उस पूरी तहजीब पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस तरह की जो वेब सीरीज है, चाहे वो तांडव रही हो चाहे कुछ और रही हो। और बात तो ये है कि आज हिंदू ही क्यों, आज जो है हमारे जो दूसरे धर्म है उनकी भावनाओं से भी खिलवाड़ होता है, तो गलत है ये। और लोग करते भी नहीं है, क्योंकि फ्रांस की घटना आपने देखी, फ्रांस में जो एक कार्टून बनाया किसी ने, उसके बाद में कितना पूरे दुनिया के अंदर जो है वो बवाल मचा।
तो अभी जैन साहब ने जो बात कही वो बात मैं समझ रहा हूँ, और वही बात इसकी जज में जाती जेपी जी कि कुछ ऐसे, मैं सूरज जी बोलते तिवारी जी से यही समझना चाह रहा था कि हिंदू धर्म के लोग जब विरोध करते हैं तो उस विरोध को प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया विरोध माना जाता है। कि जैसे फ्रांस को लेकर साहब वो तो इतने कट्टर हैं कि वहां पे कार्टून बन गया तो हिंदुस्तान तक हंगामा मच गया, हम क्यों नहीं विरोध करेंगे, हमारे धर्म के ऊपर हो रहा है। आप क्यों किसी और के साथ रिलेटिविटी में अपना विरोध लेकर आते हैं? आप अपने धर्म की बात करिए कि हमारे साथ ऐसा होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो शायद समझ में आएगा कि आपका प्रोटेस्ट है हेल्दी प्रोटेस्ट है। बाल गंगाधर तिलक ने जब गणेश पूजा महोत्सव शुरू किया था तो उन्होंने एक तर्क दिया था कि किसी भी देश की जो सांस्कृतिक दास्ता है उससे हमको मुक्ति मिलेगी तो हम आजाद होंगे। तो आज वही है कि आज एक बड़े जो वर्ग है उसकी सांस्कृतिक विरासत पे हमला करना, उसको दास्ता की गिवेरी में बांधने का प्रयास करना वो गलत है। वो हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई सबकी भावनाएं, सबकी संवेदनाएं, इनकी आस्थाओं पे प्रहार करना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक आपराधिक कृत्य है। और ऐसे जो लोग कार्य कर रहे हैं केवल माफी मांगने से उनको छोड़ने का काम नहीं बनेगा, उनके खिलाफ सख्त कानून। लेकिन गनीमत है सूरज जी की माफी मांग ली गई है और इसको एक अच्छे नोट पर मैं इस बात को नियंत्रण है वो आवश्यक है कि आज अब किस तरह के लोग जफर साहब हैं जो इसके डायरेक्टर बताए जा रहे हैं, उन्होंने माफी मांग ली है, उनका मुंह काला होने से बच गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में मेरे साथ शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।